आई भावेश जोशी वेलकम यू ऑल टू दिस सैटरडे स्कूल सेशन पॉडकास्ट, जहां पर हम पूरे भारतवर्ष में फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हर सैटरडे हमारी ये कोशिश रहती है कि भारतवर्ष में से जो भी एक्सपर्ट्स है इन टॉपिक पे बात करने के लिए, उनको हम आमंत्रित करें और आप लोगों के साथ जुड़े। राइट, तो आज ऐसा ही एक बहुत बड़े स्पीकर हमारे साथ है, बहुत ही बड़े एक्सपर्ट, राइट, जिनका नाम है प्रशांत कक्कड़। मिस्टर प्रशांत कक्कड़ सर, वेलकम टू यू ऑन दिस पॉडकास्ट। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर का अगर मैं थोड़ा सा प्रोफाइल बात करूं, सर हैज बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 30 इयर्स। सो 3 दशक से यहाँ पर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितने अप्स एंड डाउन्स उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स में देखे होंगे। राइट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनजे वेल्थ, एनजे इंडिया इन्वेस्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। ही लुक्स आफ्टर क्लोज टू 1/3 बिजनेस ऑफ एनजे। ही लुक्स आफ्टर मोस्ट ऑफ गुजरात, नॉर्थ इंडिया एंड इंटरनेशनल बिजनेस फॉर एनजे। राइट, 3 दशक का अनुभव सर आज आप लेके यहाँ पर आए हैं, तो हमारे दर्शकों के साथ आज बात करेंगे। एंड आई एक्सपेक्ट यू टू, आपका जो भी 30 साल का तजुर्बा है उसको हम ये अगले 30, 35, 40 मिनट के दौरान हम अपने निवेशकों तक पहुंचा पाए। राइट, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो सर, वंस अगेन वार्म वेलकम टू यू एंड वार्म वेलकम टू ऑल द इन्वेस्टर्स टू दिस पॉडकास्ट। अगले 35-40 मिनट जो है इज गोना बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर ऑल ऑफ यू मे बी। राइट, क्योंकि आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो आपको आपके हार्ड एंड मनी जो है उसको कैसे निवेश कर सकते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं, बहुत ही सही बात करने वाले हैं। राइट, सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड ओवर टू सर। जैसे कि बात करिए आपके 30 साल के तजुर्बा की, सो मेरा पहला तो प्रश्न यही रहेगा कि व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी एंड द इंडस्ट्री ग्रोथ। आप एक ही इंडस्ट्री में 30 साल से लगे हुए, राइट, और यू गिवन ऑल योर लॉन्ग लाइफ, राइट। Absolutely. सो आपका क्या तजुर्बा है 30 साल का, और आपका इंडस्ट्री का ग्रोथ भी आप अगर बात कर सके। So, first and foremost, thank you, Bhavesh, for the lovely introduction. और thank you all investors for joining in today. अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो this was हालांकि इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आई joined in 1999 and एनजे के साथ ही हमारी जर्नी शुरू हुई इस इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जब हम जुड़े तो इंडस्ट्री इतनी डेवलप भी नहीं थी और शायद ऐसे नंबर्स भी सुपर, जो नंबर्स आज हम देख रहे हो वैसे नंबर्स भी नहीं थे। तो अगर हम छोटी सी एक, मैं आपको आई गिव यू सम डेटा। व्हेन आई जॉइंड, सेंसेक्स तकरीबन 3,000 के करीब था, जो आज 80,000 के ऊपर है। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शायद 50-60 हजार के आजू बाजू थी, जो आज 75 लाख करोड़ पे है। हम जब एनजे में ज्वाइन किए तब एनजे का भी एयूएम 100 करोड़ से नीचे था, वो भी आज तकरीबन 3 लाख करोड़ पहुंचने आ रहा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली परेश भाई, क्योंकि उस जमाने में इतनी म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस नहीं थी, तो क्या होता था कि ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करते थे। म्यूचुअल फंड पीपल डिडंट प्रिफर, सो हार्डली फ्यू लाख इन्वेस्टर्स वर हियर, जो बढ़ के आज तकरीबन 6.25 करोड़ निवेशक हो चुके हैं। सो the journey has been fantastic because we have been seeing the growth of the industry in line with the growth of the economy and the country. Right, so that's all I can say for my journey so far. But I'm sure it is more exciting times are still ahead. More is still to come, guys. Wow. 30 साल and 50,000 crore to 75,000 crore and 2800 के सेंसेक्स है, 80,000 आप देख रहे हैं। एंड श्योर बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आपने देखा है। और आपने जो लास्ट में इन्वेस्टर्स की बात करी, का जो फ्लो है आज 5.25 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं हम लोग। सर ये फ्लो तो आना ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, जो कैंपेन्स चल रहे हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के मुताबिक, जो सेबी का जो भी फरमान है उसके हिसाब से जो भी एडवर्टाइजिंग चल रहा है, सो म्यूचुअल फंड सही की कैंपेन तो हम लोग बहुत देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान भी हर 2 ओवर के बीच में 2 बार शायद देखने को मिल जाता है। सो म्यूचुअल फंड की एड देख के लोग तो आने, बट काफी बार मैंने देखा है कि लोगों को समझ थोड़ी कम होती है, निवेश तो शुरू कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो क्या आप थोड़ा सा ये बता पाएंगे एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड होता क्या है और उसमें क्या फायदे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड में निवेश करने के? म्यूचुअल फंड सही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से भावेश, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे निवेशक है जो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर लेते हैं लेकिन समझने बाद में बैठते हैं। राइट, एंड वी हैव सीन दिस। हम बहुत सारे निवेशक को मिलते हैं, दे
actually have a lot of doubts, and that's because the initial phase they have not got their doubts clarified, or they have not come in with the proper knowledge. So for all of you to know what mutual funds are today, right, I will very simplify it for you. So म्यूचुअल फंड जो है वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, वो इन्वेस्ट करने का एक जरिया है। जैसे आप एफडी करते हो बैंक में जाके, जैसे आप गोल्ड खरीदते हो, राइट, जैसे आप शेयर्स खरीदते हो, वैसे म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड के बहुत किस्म के म्यूचुअल फंड्स हैं। आप जीरो रिस्क से, लो रिस्क से, हाई रिस्क लेना चाहते हो, वैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप एक दिन का पैसा, एक हफ्ते का पैसा, एक साल का पैसा, एक दशक का पैसा, एक लाइफ टाइम का पैसा लगा सकते हो, वैसे म्यूचुअल फंड्स है। आप छोटे से छोटे अमाउंट है, 100 रुपीज से लेके फ्यू हंड्रेड ऑफ करोड़ लगा सकते हो, वैसे म्यूचुअल फंड है, राइट। आपकी जो होराइजन है, आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उस हिसाब से आप अलग अलग म्यूचुअल फंड आज की तारीख में अवेलेबल है। One must understand what are the types of mutual fund, then simultaneously one must understand what is the risk-taking ability he has. And obviously for all of these things, you have to take professional help. And मैं हमेशा मानता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे options available है, right? You need to have a good advisor. Advisor तो नहीं, mutual fund distributor कहते हैं उसको। वैसे distributor की भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो सिर्फ डेट या इक्विटी में निवेश नहीं करते हैं, बट वो मेरे हिसाब से बहुत अलग अलग एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं। जैसे डेट है, इक्विटी है, मनी मार्केट है, गोल्ड है, सिल्वर है, इंटरनेशनल इक्विटीज है, सो मेनी ऑप्शंस, रिट्स है, इनविट्स है, इतने ऑप्शंस है, इतने प्रोडक्ट्स है, more than 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल, 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सो यू हैव अ गुड प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको इन चीजों को समझने में, आपकी जर्नी जो है वो आसान कर देगी, और प्रोडक्ट को समझने में, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी समझने में आपको मदद रूप रहेगी। So you mean to say for every investor, every solution, for every question there is a solution in mutual fund? 100%। मुझे तो लगता था म्यूचुअल फंड खुद ही एक प्रोडक्ट है। ज्यादातर लोगों को जर्नी शुरू करने से पहले यही सोच होती है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड यानी कि एक प्रोडक्ट ले लिया ऑफ द शेल्फ। जैसे किताब, आप लाइब्रेरी में जाके किताब लेते हो, लाइब्रेरी में जाते हो तो देखते हो बहुत सारी किताबें, और ऐसे म्यूचुअल फंड भी बहुत सारी किताबें। काफी व्यूअर्स को भी ये लगता होगा कि म्यूचुअल फंड्स इज इक्विटी ओनली, राइट, बट जैसा सर ने भी बताया कि आप कोई भी एसेट क्लास में निवेश कर सकते हो, तो म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल। सर एक्चुअली बात करूँ ना, तो वी ऑल्सो कम अक्रॉस लॉट ऑफ इन्वेस्टर, और हमारे जो भी निवेशक है उनका तो सीधा एक प्रश्न होता है कि माइलेज कितना दी। तो म्यूचुअल में मैं निवेश तो करूं या कर रहा हूँ, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ म्यूचुअल फंड? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेजिक है और बहुत जल्दी भी है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से आज के इवनिंग के लिए। बट since you asked the question, what is the kind of returns that one must expect, right? Again, as I said, that there is not one basic, there is not one particular product जैसे मैं आपको बता सकूं। अगर एक दिन का निवेश कर रहे हो तो ज्यादातर आपको you get returns close to your money market funds। जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो तो ऑब्वियसली आपको ये उस हिसाब से इक्विटी के, सेंसेक्स के या मार्केट के जो रिटर्न्स है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट में रिटर्न मिलेंगे। बट क्योंकि आज बहुत सारे निवेशक जानना चाहेंगे कि क्या हम जिस प्रोडक्ट में निवेश करने जा रहे हैं या ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्या रिटर्न देते हैं, तो मेरे पास आई कैन टेल यू द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री, राइट। इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम 1993-94, जो तकरीबन 30-32 साल हो चुके हैं उनको, और ये 32 साल की जर्नी में देर आर ऑलमोस्ट 40-45 फंड जिसका ऑलरेडी 25 साल की अवधि कंप्लीट हो चुकी है, राइट। बट मोर इम्पोर्टेंटली म्यूचुअल फंड को अप्रोच जो है ना, वो अप्रोच में मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच वी शुड नॉट इग्नोर। सबसे पहला मैं अगर आपको पॉइंट बोल दूं ना, तो एक अपने पास प्रोफेशनल माइंड, राइट। आप सोचिए कि आज अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे कंपनीज हैं जिसके शेयर्स लिस्टेड है। अब हर एक कंपनी को एनालाइज करना, हर एक कंपनी को जानना, उसके सारे डेटा देखना, उसकी मार्केट स्टैंडिंग, उसकी कस्टमर रिपोर्ट्स, ऑल रेशियोज, इट्स इम्पॉसिबल कि कोई एक आम इंडिविजुअल ये कर पाए। दैट्स व्हाई यू गो टू अ म्यूचुअल फंड जहां पे प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट होता है,
और ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिनका ज्यादातर वक्त समय इन्हीं चीजों में जाता है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू गेट अ वेरी expertise and professional management available to you. The second important parameter according to me is diversification. आप सोचिए अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, आप कितनी कंपनी के शेयर खरीद पाओगे? बड़ी कंपनी तो शायद एक भी नहीं, ये पूरा एक शेयर भी नहीं आता है बड़ी कंपनी की बात करें। आप सोचिए 10,000 रुपए से आप एक्चुअल में you can go about buying 50-60 stock का एक पूरा portfolio कर fractional holding, absolutely fractional holding. So this is the second biggest advantage. जो जब यहाँ पे diversification आता है, obviously आपके risk control में आ जाती है और risk management अपने आप ही हो जाता है। तीसरी अगर मैं important बात करूँ आपको तो that is liquidity. T+2 यानी कि ट्रांजेक्शन डे के बाद 2 दिन के बाद पैसा आपके अकाउंट में आता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है, हम देखते हैं लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, मान लो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में निवेश तो हो जाता है, खरीद तो लेते हैं, जब बेचने की बात आती है तो वहां पे इट गेट्स इनटू द डिफिकल्ट मोड, राइट। कभी कभार तो सालों तक प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, राइट। सो दैट इज वन बिगेस्ट एडवांटेज आउट हियर इज द बिकॉज यू एक्चुअली गिव इट बैक टू द फंड हु एक्चुअली गिव्स यू बैक द मनी। तो जब आप रिडम्पशन फाइल करते हो तो आपके जितनी अमाउंट है उस अमाउंट के वो यूनिट्स उसके सिक्योरिटीज बेचिए, यूनिट होल्डर को पैसा वापस मिल जाए। So the liquidity part of it. Fourth is obviously the taxation part of it, right? So you have a very, we believe that, mutual funds were tax-free some time back, but now they are taxable, but they are still very marginally taxed, right? तो अगर आप सोचिए कि एक इन्वेस्टर है जो 30-35% की ब्रैकेट में है, इनकम टैक्स की ब्रैकेट में, अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और अगर उसकी होल्डिंग जो है 12 महीने से ज्यादा की अवधि हो जाती है, 12.5% की टैक्सेशन है। सो दीज आर very many points, and if I want to still highlight one more, and that is transparency. आपने 100 रुपए लगाए, 100 के 100 रुपए कहाँ निवेश हुए कर वो एग्जैक्टली आपको म्यूचुअल फंड, इतने ट्रांसपेरेंट से पता चलेगा सर। वो हर महीने के एंड में, राइट, म्यूचुअल फंड हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करना होता है, बताना होता है हर एक निवेशक को, राइट। तो आप कभी भी कोई भी कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे, मान लो कि आपने इन्वेस्ट किया है से एनजीए फ्लेक्सी कैप फंड में, तो एनजीए फ्लेक्सी कैप फंड में आपकी एसआईपी चल रही है मान लो 1,000 रुपए से, तो 1,000 रुपए आपका जो निवेश होता है वो एग्जैक्टली कितने स्टॉक्स में जाता है। तो जैसे आप फ्लेक्सी कैप है तो आपको पता चलेगा कि 50 स्टॉक है, राइट। फिर 50 स्टॉक में आपको ये भी जानना है कि कौन सी इंडस्ट्री में, बैंकिंग में कितना, आईटी में कितना, फार्मा में कितना, ये सारे इंफॉर्मेशन के ब्यौरा हर म्यूचुअल फंड कंपनी को, हर एक निवेशक को देना होता है। तो एनजीए म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके आप यू कैन एक्चुअली गो अबाउट सीइंग वेयर योर ईच एंड एवरी मनी इज आल्सो इन्वेस्टेड। These are the various advantages of mutual fund, right? I'm like इंडिविजुअल इन्वेस्टर को वैसे अगर करने जाएंगे तो इतनी चीजों का फायदा एक जगह पे मिलना बहुत मुश्किल है। बस सर आपने एक और पॉइंट भी बताया कि फॉर एवरी नीड देयर इज अ सॉल्यूशन, एंड as if I'm not wrong, there are 45 plus mutual fund house. 49 to be precise. 49. Oh, and with 49 mutual fund house, I'm sure there are, every fund house has 20-30 products, right? And different need, different product. Sounds easy, but what should be my approach towards investing into mutual funds? मुझे शुरुआत कैसे करनी है अगर आज मैं नया इन्वेस्टर हूँ, या मैंने शायद गलती से शुरू भी कर दिया है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, राइट, बट इफ आई एम नॉट अवेयर फुल्ली, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ? मतलब मेरा लॉन्ग टर्म जो भी मेरा अप्रोच है, व्हाट शुड बी दैट? भावेश, आपकी बात सही है। विथ ऑलमोस्ट नाउ वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 50 असेट मैनेजमेंट कंपनीज, और हर एक कंपनी के पास 10, 15, 20, 25 ऑडियंस रहते हैं। अब विद दैट काइंड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, 1500, 2000 सीट जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होता है, आई एम श्योर एवरीबडी गेट्स कंफ्यूज, राइट। तो मेरा ये मानना है, सबसे पहला जो काम है हमारा ये मानना है कि हर एक के पास एक सारथी होना जरूरी है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर will demystify the products for you, but more importantly products come very much at the last stage. कौन सा प्रोडक्ट खरीदना मुझे ज्यादा important नहीं है, okay, but as you said, the approach part of it, right, after what should be how you should look at investing. तो एक सारथी का जो रोल है
वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मान लो I have a daughter, right? My daughter was born say 2008. Vinisha, right? Right, Vinisha, right? So she was born in 2008. Now, at that point of time, right, I knew that she has got two financial goals. दो तो 100% उसके goals रहेंगे. एक उसकी future education, which is the professional education, और दूसरी रहेगी शादी. Right? So these are the two goals. Right? Now, if I were to just discuss about any one goal of her, say मान लेते कि we are talking about only her marriage component of it, right? So say at that point of time, the say when she was born, I thought that the expense in our community say 25 lakh rupees. तो अगर those days मैं एक आम निवेशक रहता था, तो मैं पूरी लाइफ को 25 लाख जोड़ने में ही रहता. और अगर मेरे पास सारथी है, तो साथी मुझे ये बताते कि भैया 25 लाख तो आज का खर्चा है. जब आपकी बिटिया शादी के एज पे आ जाएगी, तो वो 25 लाख नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि उसमें एक और चीज जुड़ती है, एंड दैट इज इन्फ्लेशन, महंगाई. So it is important for us to keep those figures in mind. So it is not the 25 lakhs that I need. It is the future value of that 25. Now, if I take inflation, because marriage inflation, education inflation, hospital or medical inflation are very high. If I were to just take an inflation of around 10%, right, the amount that I will require will be close to 2.5 crore rupees. Right, so that is the kind of value. Say 8 times. Yes, that is the very 5 years. Absolutely. That is the kind of cost that I'll have to incur. Now to incur this cost, right? Right. Obviously ये figure सुनते के तो आज अगर 2008 में दिया, मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि भाई आपका ये 25 लाख नहीं है, आपका एक्चुअल कॉस्ट तो 2 करोड़ के ऊपर का है. तो पहला तो मेरे को फ्यूचर कॉस्ट बता देते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि वो देख के तो मेरे को लगे कि ये तो कब मैं अफोर्ड कर पाऊंगा. बट बहुत एडवांटेजियस है अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक या म्यूचुअल फंड एज अ व्हीकल को अपनाते हैं या एक मैकेनिज्म को अपनाते हैं. तो उन्होंने बताया कि देखिए, आपके यहाँ कुछ तो पैसा आपके पास ऑलरेडी लमसम पड़ा होगा, कुछ आप हर साल निवेश कर सकते हो. जैसे आप जिस कंपनी में काम करते हो, साल में एक बार आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलती है, राइट. तो वैसे आप जब भी आपका विंडफॉल गेन होता है, तब आप निवेश कर सकते हो. या फिर क्योंकि आप सैलराइड हो, आपका कैश फ्लो पीरियोडिक है, तो कैश आउटफ्लो भी पीरियोडिक कर सकते हो, राइट. तो अगर आप नियमित रूप से हर महीने आप कुछ अमाउंट निवेश कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू डू दैट थिंग, राइट. एंड द अमाउंट दैट केम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर मी टू लुक इनटू, राइट, वाज अ तब आई थिंक द फिगर दैट केम वाज अराउंड 15,000 रुपीस पर मंथ आई प्लीज. Right now 15,000 rupees at that point of time, keeping in mind all my expenses, household expenses, मेरे EMI सब मिला के फिर बचा 15,000 की बात जब आई, तो ऑब्वियसली घबराहट होगी. क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में फॉर्मूला क्या था, इनकम में से खर्चे निकाल के जो पैसा बचता है उसी से बचत करने का है, उसी से निवेश करने का. आई एम श्योर 90% 95% लोगों का यही वही फॉर्मूला होता है. तो थोड़ी फॉर्मूला हमने चेंज कर दी, राइट. और हमने ये जब हमारा एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान बन गया, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, जो जरूरत है लाइफ में, जो सही तरीका है वो यही है, आमदनी में से मैं अपना इन्वेस्टमेंट बात कर दूं, उसके बाद जो पैसा बचे उससे मैं खर्चा करूंगा. दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. सो आई ऑल्सो adopted that. And so because I couldn't afford 15,000 at that point of time, हमारे एडवाइजर ने कहा कि सर, अगर जरूरी नहीं आज आपके पास 15,000 है तो ही आप निवेशक बन सकते हो, राइट. एंड one very important thing that I learned in my life, right, and that is that you don't have to be rich to be an investor, but you have to be investor to be rich, right. तो हम इन्वेस्टर की जर्नी शुरू कर दी है. Now in that particular case, right, so अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया हर साल बढ़ा सकता हूँ, राइट, तो 15,000 के बदले जो मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आता है, दैट इज अराउंड 9,000 ओनली पर. अगर मैं 10-15,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता नहीं हूं, लेकिन मैं हर महीने मेरा अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का है वो हर महीने 1,000 से बढ़ा दूंगा आफ्टर एवरी 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन. फॉर एग्जाम्पल वेरी जिसको, राइट, सो हर महीने निवेश करना, आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं, SIP, राइट. तो SIP हम सभी को मालूम है.
SIP इज बेसिकली यू इन्वेस्ट पीरियोडिकली, क्योंकि मेरी कैश फ्लो पीरियोडिक है, मेरे को सैलरी आती है, हर महीने सैलरी आती है। कुछ लोगों को शायद रेंटल इनकम होती है, किसी को इंटरेस्ट इनकम होती है, तो दे कैन दिस पीरियोडिक इनकम कैन बी इन्वेस्टेड पीरियोडिकली, राइट। सो मेरी भी आमदनी पीरियोडिक थी, तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट पीरियोडिक ही किया, राइट। तो 15,000 से शुरू करना था, 15,000 नहीं था। मेरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि भैया एक काम करते, 9,000 से करते, जैसे आपके 12 महीने खत्म होते आप 1,000 से बढ़ा देना, यानी कि अगले साल 13वें महीने से आपकी जो SIP है वो 9 के बदले 10,000 की हो जाएगी। फिर वापस 12 महीने खत्म होंगे, यानी 24 महीने के बाद वो 11,000 की बन जाएगी। फिर उसके बाद वाले 12 महीना वो बन जाएगी 12,000। सो दैट्स हाउ इट इज। तो आई कुड डू इट विद 9,000 ओनली। बट भावेश में आपको एक और फिगर 9,000 आई कुड अफोर्ड, सो आई सेड यस टू इट। बट अगर मैं डिसिप्लिन फॉर्मेट में, जैसे मेरी आमदनी बढ़ती है वैसे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाऊंगा, या फिर बढ़ता रहूंगा, बट और या फिर मेरे SIP अमाउंट बढ़ाता रहूंगा, तो अगर मैं सिर्फ 1,000 के बदले ये 2,000 कर देता, यू विल बी शॉक्ड बाय द अमाउंट दैट आई कुड हैव वांटिंग टू इन्वेस्ट वाज ओनली 2,500 रुपीस। राइट, मीन टू से कि 2,500 रुपए से शुरुआत करके हर साल उसको 2,000 रुपए हर महीने बढ़ा के एक साल में यू कुड मेक 2 करोड़ रुपीस। Absolutely. That's how it is. So these are the advantages. So, मेरे भाई, so as you rightly said, what should be the approach, right? So the approach is very clear. कि एक पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है, एक अच्छा साथी होना जरूरी है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है, जो आपको इन्वेस्टमेंट्स के मिथ, इन्वेस्टमेंट की आपकी सोच, काफी चीजें आपको अनलर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको रीलर्न कराएंगे ये लोग, राइट। जो एक अच्छा साथी, एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको आपके जो ये म्यूचुअल फंड के जो 1,500 2,000 प्रोडक्ट्स और जो कंफ्यूजन लोगों के माइंड में होते हैं उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और करेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टिंग या करेक्ट अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग आपको सिखाएंगे, जो एक्चुअली आपके अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मेरी लाइफ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव अ डॉटर जिनकी पढ़ाई, उनकी शादी, मेरी रिटायरमेंट और मेरे को एक घर खरीदना था। दीज वर माई 4 मेजर फाइनेंशियल गोल्स। उस हिसाब से उन्होंने मुझे एक फाइनेंशियल रोड मैप बना के दिया, उसी रोड मैप पे हम चलते रहे। एंड साइमल्टेनियसली जब भी मेरी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल बदलाव आता, कोई विंडफॉल गेन आता है, जैसे साल के एंड में एक परफॉर्मेंस बोनस आता है, कभी कभार एक बिजनेसमैन होता है तो उनको कोई साल बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है, तो ही हैज दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल टू इन्वेस्ट, राइट। कभी कभार किसी ने मान लो कि एक प्रॉपर्टी बेची है, उसका पैसा उसके पास आया है, FD मैच्योर हुई है, उसका पैसा उसके पास आया है। हर एक चीज को आपके कैश फ्लो और कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से वो प्लेस करके दे सके। इसलिए पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक अच्छा साथी रखना, जो आपको बाकी सारी चीजें आपको बहुत ही आसान कर देंगे। सर मायर कि आपका भी एक एडवाइजर है। बिल्कुल एब्सोल्युटली है, वो बहुत स्ट्रिक्ट वाला है। मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि खुद से करना DIY एक लेवल तक शायद आपको ठीक लगे, बट DIY जब भी करते हो ना, डू इट योर ओन सेल्फ, राइट, डू इट योर सेल्फ, तब गलतियां होने की संभावनाएं बहुत है। और एक अच्छा सारथी जो है ना, आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकता है। Sir, you mentioned myth. We also come across lot of investor. और एक जो मुझे भी समझ नहीं आता है कभी भी, lot of investors start their SIP investment. When we talk about mutual fund investing, right? They take it separately. I mean, so SIP और mutual funds में similarities. तो भावेश भाई, ये सवाल मेरे को आज भी आते हैं। I'm like, and it comes from very rich people also, ऐसा नहीं है। लोग, हमें लग रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी ऑलरेडी भारत में एटलीस्ट जो लोगों के पास पैसा है उन तक तो पहुंच चुकी है, बट ऐसा नहीं होता है। सो लोग कहते हैं कि सर आपका तजुर्बा तो इस इंडस्ट्री में काफी लंबा है, तकरीबन 26 साल से आप इंडस्ट्री में हो, 30 साल का ओवरऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्री का तजुर्बा है, राइट। तो क्या बदला है? तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि कुछ बदला नहीं। आज से शायद 20-25 साल पहले लोगों को ये डिफरेंस नहीं मालूम था। लोग कहते थे हम UTI में निवेश करते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं करते हैं,
राइट, लोगों को ये डिफरेंशिएशन नहीं मालूम था कि यूटीआई एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड है. ओके, राइट. टुडे obviously UTI is also a very part of the entire industry in terms of the private sector mutual fund. Initially it was governed by the UTI law. आज की तारीख में भी लोग कहते हैं कि क्या मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या मुझे SIP करना चाहिए. अभी भी लोगों को ये नहीं मालूम है कि SIP एक्चुअली is a mechanism or a methodology to invest into a product called mutual fund. Right? So nothing has changed over all these years, right? And I still believe that people have that lack of knowledge और financial literacy अपने देश में अभी भी बहुत कम है. इसलिए अगर आप सोचो कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में सिर्फ 5.5 से 6 करोड़ निवेशक है. अगर लिटरेसी होती तो कहाँ जाती बात. अगर आप सोचिए कि आज बैंक डिपॉजिट की बात करो तो बैंक डिपॉजिट के सामने आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वी आर हार्डली 30%. अगर हम GDP की सामने अपनी इंडस्ट्री की बात करें, जो वर्ल्ड की बात करें, सामने वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें अपने आप को, तो इंडिया की GDP का सिर्फ 18% अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है. ओके, ग्लोबली ये रेशियो तकरीबन 65 से 70% है. यानी मान लो कि कोई भी इकोनॉमी अगर मान लेते हैं कि 100 बिलियन की है तो उसका 60 to 70, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 60 to 70 बिलियन इज द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. अगर 1 ट्रिलियन की है तो 600 से 700 बिलियन की इकोनॉमी होती है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है. सो आज की तारीख में भी अभी भी लोगों को काफी हद तक अवेयरनेस तो दूर की बात है, समझ भी बहुत कम है. तो हमारा जो रोल है, यानी कि आज भी ये जो सेशन हो रही है, ये भी एक से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे. एंड द बेस्ट वे टू डू is digitally today because you can go to the smallest village of India. Right? That's why we are doing this session. But हाँ, अभी भी स्कोप बहुत है और हमें अभी भी काम करने की आवश्यकता है. सो मैसेज इज वेरी क्लियर कि म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन से उसने बस तो बहुत कर दिया है. सो देयर इज अ सम साइट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट द एक्चुअल वे ऑफ इन्वेस्टिंग. कैसे करे, कैसे फायदा उठाए, वो थोड़ा समझ आज भी कम है. एंड सारथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो सर जैसे आपने बात करी ऑन 25 years ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस, रिटर्न्स की आपने बात करी, अच्छे हैं. अब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए. एंड बट आई फील ऑप्शंस और चॉइसेस ब्रिंग्स कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल, राइट. सो 45 से 50 म्यूचुअल फंड कंपनी आज भारत में आ चुकी है और हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास शायद 20 से 30 मिनिमम प्रोडक्ट्स रहेंगे, राइट. तो दैट ब्रिंग्स अबाउट लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल. तो अगर मैंने शायद म्यूचुअल फंड से ये कैंपेन देखा है, कहीं पर मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैंने भी शुरू कर दिया है या मैं शुरू करना चाहता हूँ, राइट. बट व्हाट शुड बी माय एक्चुअल अप्रोच टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. मैं कैसे शुरुआत करूँ, कैसे प्लान करूँ, हाउ डू आई गो अबाउट डूइंग ऑल दिस? लुक्स वेरी डिफिकल्ट. थैंक यू भावे. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट जो शुरू करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादातर अपने दोस्तों से या कहीं ना कहीं उसको फोमो फीलिंग होती है कि आई एम मिसिंग आउट ऑन द ग्रोथ जर्नी, और लोगों के बहुत पैसे म्यूचुअल फंड में बन रहे हैं, इसलिए 3-4 साल में बहुत हुआ है. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट कोविड के बाद यू कैन सी द गुड डबल डिजिट रिटर्न्स वर देयर. बट एक्चुअल सही अप्रोच की अगर हम बात करें ना, तो सही अप्रोच किसको कहते हैं, राइट. द सही अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द रियल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दैट व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग, भाई निवेश क्यों कर रहे हो, द वाई पैसे का एंड यूज क्या है, द वाई पार्ट ऑफ इट, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दिस थिंग. द वाई हैज टू बी डिफाइंड. एंड वाई का मतलब है कि अगर मैं निवेश कर रहा हूं तो मेरा एंड यूज क्या है. जैसे आई कैन गिव यू एन स्मॉल एग्जांपल कि एक a daughter was born in my family in the year 2008-9 and and I know कि 2 गोल सुन के रहेंगे, चाहे डॉटर हो सन हो, उनकी प्रोफेशनल एजुकेशन और उसकी शादी, ये 2 खर्च रहेंगे. तो ये 2 गोल जब मैं डिफाइन हो जाए ना मेरे, फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी, उसके लिए मैं पैसा जोड़ना शुरू कर दूं ना, तो बेटर रहेगा. So that is one very correct way of approaching, and all your investments have to be linked to your objective of investing. नहीं तो होगा क्या भावे जी, मैं आपको बताता हूँ. ज्यादातर लोग जो है ना, बाजार चल गई तो लोग इक्विटी में लगा देंगे, बाजार नहीं चली तो एफडी में चले जाएंगे, राइट. राइट. पीक पे कभी कभार अंदर आते हैं, बॉटम पे कभी कभार बाहर जाते हैं. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. अब छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे आई टोल्ड यू एन एग्जांपल ऑफ माय डॉटर.
मुझे मालूम है ये उसके एजुकेशन के लिए पैसे मैं जोड़ रहा हूँ। अब बाजार नीचे जाए मेरे को क्या लेना देना, क्योंकि मेरे को वो इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी कायम रखने हैं। राइट। जब आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं है ना, तब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो यही होता है कि सही सही प्रोडक्ट में आप गलत बिहेवियर करोगे। ओके, राइट। और भारत में हमने देखा है लंबी अवधि के लिए जब निवेश करना है तो लोग एफडी में जाते हैं, पीपीएफ में जाते हैं, इन चीजों में नॉर्मली निवेश करते हैं। और छोटी अवधि के जब उसके पास फंड्स अवेलेबल है ना, तो ज्यादातर लोग वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में चले जाते हैं। तो इसी को अवॉइड करने के लिए मैंने जो अपनी बेटी का एग्जाम्पल दिया उसी को मैं नंबर्स में क्वांटिफाई करके देता हूँ। एग्जाम्पल, शी वॉज born in 2008, right? And at that point of time, two goals were defined. एक उसकी पढ़ाई और एक उसकी शादी। जब अगर मैं लंबे दोनों में से जो लंबा गोल है उसकी शादी है शायद, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। 25, 26, 27 ईयर्स मोटा मोटा उसकी शादी करने की अब एनी फादर वुड वांट टू डू इट। 25 वो फंड्स मेरे पास रेडी होने चाहिए, उनकी 25 साल की उम्र में मेरे पास वो फंड्स रेडी होने चाहिए। तो मैंने एक फाइनेंशियल गोल बनाया। अब उस समय 2008-9 में शादी का खर्च मेरी कम्युनिटी में तकरीबन 25 लाख रुपया था उस समय 2008 में। अगर उसको 25 साल फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूं तो वही अगर 10% महंगाई से कॉस्ट रिमेन्स 25 लाख तो 2008 में था ना, राइट। वो आने वाले समय में तो महंगाई उस पर लगेगी और वो महंगाई के हिसाब से अपने को एक फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वही 25 लाख अगर 10% की महंगाई से बढ़ता है तो तकरीबन उसका जो खर्च है वो 25 लाख नहीं, तकरीबन 2.5 से 3.25 करोड़ बन जाता है। यस, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं 25 लाख ही जोड़ने में लगा रहूंगा तो मेरे पास 25, 30, 50 लाख तो जुड़ जाएंगे और वो शायद बिटिया की 7, 8, 9 साल की उम्र में भी मेरे को लगेगी ये तो पैसा है मेरे पास, बट एक्चुअली होता नहीं है। नाउ वो पैसा पहुंचने के लिए फिगर तो बहुत बड़ा दिखेगा और इट कैन बी फॉर एनी इन्वेस्टर फॉर दैट मैटर, इट विल बी लाइक दैट ओनली। और ये फिगर देख के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बट उसको आसानी से आप यू कैन मीट दैट गोल ऑल्सो, करोड्स, हाँ, इजीली। मैं आपको बताता हूं, अगर आप 12% का रिटर्न कमाते हो, ओनली 12%, राइट, तो आप अगर 16 लाख रुपए निवेश करते हो एक साथ तो भी आपका वो अमाउंट पहुंच जाओगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ 15,900 की एसआईपी करोगे, आप एसआईपी सभी को मालूम है नियमित रूप से, व्हाट इज एसआईपी? Every month money from your bank account goes into buy units, right? So that is SIP. It's a periodic format, यानी कि नियमित रूप से आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, हर महीने उसको SIP कहते थे, राइट। सो अगर आप 15,900 की SIP करते हो तो भी आप वो फिगर पहुंच जाओगे, 16,000 से 2.5-3 करोड़। एग्जैक्टली 16,000 से 2.5 से 3 करोड़, एग्जैक्ट। But the point out here is 25 years, right? And so that is important. So the correct approach is this: to avoid mistakes, the best way to do it is that whenever you start an investment, उसकी objective define कर लो। पढ़ाई के, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदना है, ये मेरे वैसे भी एक्चुअल में मेरे 4 गोल्स थे और इसी 4 गोल्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, हाँ, क्योंकि 25 लाख से फ्यूचर वैल्यू क्या और ये 25 साल की जर्नी में, राइट, बहुत इमोशनल अप डाउन आएंगे, तो इन चीजों को कौन आपको ट्रैक पे रखेगा? उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि हमारा एक सारथी होना चाहिए। ये सारथी बहुत आवश्यक चीज है। हाँ, आपका अभी कोई सारथी है? 100% भावेश भाई, भले मैं आपने मेरा इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे फिगर्स बताए थे, आई स्टिल हैव अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी है क्योंकि जर्नी तो शुरू हो जाती है लेकिन जर्नी में बहुत चढ़ाव उतार आते हैं, राइट, और इमोशंस बहुत आते हैं। जैसे कोविड का फेज था, जब बाजार एक तरफा नीचे जा रही थी, आप घबरा जाओगे, आप इक्विटी की इन्वेस्टमेंट निकाल के डेट में चले जाओगे, जब तक आप डेट में जाओगे तो बाजार डेट वहीं से वापस ऊपर चलने लगी थी। तो दिस ऑल थिंग्स, ऑल दिस इमोशंस, आपकी गलतियां कम हो उसके लिए एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या हम जिसको हम सारथी कहते हैं वो आपकी लाइफ में होना जरूर। सो कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए और सही अप्रोच के लिए आपका कहना ये है कि एक तो पर्पस आइडेंटिफाई करे और एक अच्छा सारथी हो जो उस पर्पस के लिए आपको सही तरीके से निवेश
करा है, and things become easy एब्सोल्यूट or and simple as well. जी सही अप्रोच भी समझ आ गया सर डिस्ट्रीब्यूटर भी रखा है मैंने राइट आई ऑल्सो हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर राइट क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि कॉम्प्लेक्स तो है चीज़ें नीड वर्क बट जो आपने भी अपना एग्जांपल दिया कि 15,900 रुपए का SIP आपको बट वो फॉर वन टारगेट राइट only with 1 0. Yes, yes. you had four and I'm sure all of us a similar number of targets 3 4 5 targets रहते ही लाइफ में so the amount of SIP could go to 50,000 lakh or maybe more right? depending on your targets Sir, so sir वो एक साथ तो शुरू करना I'm sure कि it's not feasible or absolutely. how do I go about मतलब 15,900 So शायद अगर आपका ये सवाल है कि सर 17 साल पहले क्या आप इतने सारे गोल्स भी SIP अफोर्ड कर सक रहे थे क्या नहीं डिफिकल्ट है आई एम श्योर दैट बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपके खर्चे भी है आपकी EMIs भी है और आपकी जरूरतें भी है फाइनेंशियल गोल्स भी है present future both. राइट सो दैट्स अ फैक्ट बट क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के साथ बहुत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में बहुत सारी सुविधाएं हैं और उसमें सर एक टॉपिक ऐसी है भावेश जी कि मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मेरे मान लो कि उस टाइम के 4 गोल्स मिला के मेरे को SIP की जरूरत तकरीबन 60,000 रुपए की थी कैन आई अफोर्ड द 60,000 नो आई कुडंट अफोर्ड द 60,000 तो मुझे क्या करना था सो एक कहावत है यू डोंट हैव टू बी रिच टू बी एन इन्वेस्टर बट यू हैव टू बी एन इन्वेस्टर टू बी रिच राइट तो मैंने भी वही अपनाया था कि SIP जितनी भी मेरे से हो सकती थी मैंने शुरू कर दी हमारे सारथी या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि अगर आज आप सिर्फ 20,000 के SIP से शुरुआत कर सकते हो या 20,000 की SIP कर सकते हो 20 कीजिए लेकिन हर साल उसको बढ़ाते जाइए क्योंकि आपकी हर साल आमदनी बढ़ेगी वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बचत भी बढ़नी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए अभी मैं वही एग्जांपल आपको देता हूँ मेरी बिटिया की शादी वाला कि मुझे 15,900 की SIP की आवश्यकता रहेगी अगर मैं उसमें सिर्फ 1,000 रुपया का टॉपअप का मतलब भी समझा लेता हूँ आई कैन नॉट स्टार्ट एंटायर अमाउंट टूडे तो मैंने एक SIP की अमाउंट शुरू की 12 महीने जैसे खत्म होते हैं राइट अवधि खत्म होती है तो 13वें महीने से मैं 1,000 रुपये जोड़ देता हूँ एडिशनल राइट और वापिस वो 24 महीने तक चलता है 25वें महीने से वापिस मैं 1,000 जोड़ दूंगा तो उसको टॉपअप कहते हैं हमने अगर वही अमाउंट में 1,000 टॉपअप अगर किया होता तो वो SIP का अमाउंट जो रिक्वायर्ड था 15,900 that comes down to only 9,000 rupees. so you could start with 9,000 Only 9,000 add 1,000 every year right? And the beautiful part of it, because I had 4 goals, मैं सारा का सारा पैसा एक गोल में तो नहीं लगा सकता अगर मैं हर साल 1,000 के बदले 2,000 से टॉप अप कर पाता तो यू बी शॉक मेरी इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ SIP वाज ओनली 2,500 रुपीस my goodness फॉर दिस गोल तो वैसे सारे गोल्स में टॉप अप के साथ अगर मैं अप्रोच करूं और जब जब बीच में मेरे को पैसा जुड़ जाए वही गोल्स के हिसाब से अलग अलग बास्केट में मैं अपना पैसा निवेश करता रहूंगा तो आई थिंक मेरे सारे गोल्स मेरी रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में आई एम श्योर आई हैव इनफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स टू टेक केयर ऑफ ऑल माय फाइनेंशियल गोल्स so, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा बट लेट मी आस्क दिस ये जो आपका गोल था आई एम श्योर विनिशा इज योर डॉटर्स नेम राइट यस तो विनिशा के लिए आपने जो है पैसा जोड़ना शुरू किया है SIP व्हाट इज द जर्नी लाइक आई मीन अब कितना हो चुका है वो Oh, the amount obviously is very close to the figure that I thought, right? But मैं ये जर्नी आपने जो शब्द यूज किया ना जर्नी उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा जर्नी लोगों को लगती है कि जब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हो तो 12% इज द एक्सपेक्टेशन यू शुड कम इन विथ बट वो 12% फिक्स डिपॉजिट नहीं है एक तरफा नहीं होता है 12% वो जर्नी जो है इट्स अ वोलेटाइल दैट्स द कैच राइट दैट्स वेयर द कैच इज राइट सो वोलेटिलिटी होती है बहुत समय ऐसा भी देखने को मिलेगा राइट यहाँ पे 3 साल तक देयर हैज बीन जीरो रिटर्न्स और इवन नेगेटिव रिटर्न्स maybe 2 days that time only एग्जैक्टली आज के फेज में भी अगर आप देखोगे पिछले 1 साल के शायद SIP के रिटर्न बहुत सारे निवेशक के SIP के 1 साल के रिटर्न आज की तारीख में शायद फ्लैट है या नेगेटिव है या लेस देन इवन सेविंग्स अकाउंट का ब्याज है पर घबराए मत ऐसा होता है और ये ऐसा होता रहेगा इट्स अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग जर्नी ऑफ लिक्विडिटीज
जब आप वेल्थ Have you into your SIP as well? every SIP, How much interest is it? first 3 years were negative. It was 3 years. First 3 years I got negative returns. Right? But वही चीज होती है कि अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट की इक्विटी मार्केट का डीएनए ही ऐसा होता है, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? उनकी फितरत ही होती है, फितरत यही होती है कि वो आप जो एक्सपेक्ट करो ना उससे शायद कहीं अलग दिशा में उसकी बिहेवियर हो सकती है, बट एनीवेज दैट्स दैट टाइप. बट ultimately what is important is that, right, the journey from point A to point B, right, is the journey can be anything, but you will certainly reach your destination if you have two things. A is a good सारथी, a good mutual fund distributor जो आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी या फाइनेंशियल प्लान से कहीं ना कहीं आपको हटने की कोशिश ना करो. अगर आप चाहो तो भी वो आपकी जो गाड़ी है वो पटरी से कहीं ना नीचे ना उतरते, यही उनका काम है. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप राइट एसेट क्लास में इन्वेस्टेड हो तो मेरे हिसाब से लंबी अवधि में द इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज द एबिलिटी टू जनरेट द रिटर्न्स ऑफ 12% एंड अबव. And why is that 12% in that? Oh, that's Why not 6 and why not 16? so yes, exactly. So what drives equity market returns is very clearly, I'm not going to get into the technical aspect of it. आज इतनी चीजें या शायद इतना समय नहीं है आज उन चीजों पे बात करने का, बट इतना कह सकता हूँ कि एक इक्विटी इन्वेस्टर है उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन साथ में जोड़ दो, तो अगर 6% जीडीपी ग्रोथ रेट 6% इन्फ्लेशन है तभी वो 12% पे इर्द गिर्द आती है. दूसरा तरीका देखने का ये भी है, एफडी के जो एक साल के रिटर्न है उसके ऊपर 4-5% कमाने की अगर आप कोशिश करते हो तो इक्विटी की रिटर्न वो 4-5% उसके ऊपर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है, उसको इक्विटी कहता है, राइट? सो दिस इज मोटा मोटा ये बेंचमार्क या थंब रूल है इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स के हिसाब से, राइट? So you covered SIP top up, equity as a asset class for long term. टॉप अप के साथ तो बहुत आसान लगता है मेरे हिसाब से, बहुत आसान. पर सर ये सब लॉन्ग टर्म की ही बातें हो रही है. जब से हमने शुरू किया 25 साल की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि आजकल क्या सर ड्रीम 11 एंड एवरीथिंग इज देयर जहाँ पर थोड़ा जल्दी पैसा बनता है. सो आई टेल यू, म्यूचुअल फंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि म्यूचुअल फंड हर एक किस्म के म्यूचुअल फंड है. आपको एक दिन का पैसा तो भी लग सकता है. सो देयर आर प्रोडक्ट्स, राइट, व्हिच आर नोन एज, जो मैंने ज्यादातर बातें की आपसे वो इक्विटी की बात की थी, बट वैसे भी प्रोडक्ट्स है जो डेट के प्रोडक्ट्स है, राइट, जो आपको 1 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो कर सकते हो, 3 साल के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो, इवन अप टू 5 years ऑल्सो देयर आर प्रोडक्ट्स इन डेट वेयर यू कैन इन्वेस्ट. बट हाँ, शॉर्ट टर्म में जब आप रिस्क अपनी कम कर लेते हो तो ऑब्वियसली अपने रिटर्न्स की भी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है. बाकी जो आपने जो नाम बताए, राइट, वो तो अलग, इट्स एन अलग गेम ऑल टुगेदर. ये वो गेम है, वो गेम की बात नहीं. यहाँ पे सीरियस मनी मेकिंग, फाइनेंशियल ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस, उनको मीट करने की या उन वहां तक पहुंचने की कोशिश करने की ये एक्चुअली ये जर्नी है. वो गेम है, ये जर्नी है. जर्नी हमेशा सोच समझ के कीजिए, राइट, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, खास करके आपके फैमिली की फ्यूचर. सर काफी बातें हुई मार्केट्स के ऊपर, इक्विटी कैसे काम करता है, एसआईपी टॉप अप, और लॉन्ग टर्म की बहुत बात है, विच अप्लाइज टू मी ऑल्सो, लॉट ऑफ यूथ, बट माय फादर इज 67. उनके लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या है, एनी सॉल्यूशन फॉर एनी So yes, a mutual fund is for the younger set of generation of people, right? It is also a product for the older set of people. यानी यंगस्टर के लिए भी है और जो रिटायर हो चुके या रिटायर होने वाले हैं उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? जैसे सिर्फ आज की तारीख में व्हाट इज द बर्निंग इश्यू ऑफ अ पर्सन हु इज रिटायर, सबसे जो आज रिटायर हो चुके हैं उसका सबसे बड़ा इश्यू क्या है मालूम है? उसके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, वो लिमिटेड कैपिटल इन्होंने फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया. मान ले के फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास से 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए उसने निवेश कर दिए. 20 लाख रुपए निवेश करने के बाद उसको मान लो 6% सालाना ब्याज आता है, तो मोटा मोटा उसको 1,20,000 रुपया ब्याज आएगा, यानी महीने का 10,000 रुपया होता है. अब वो 5-6 साल के बाद
मान लो 6% का 6% ही रहा, तो 5 साल के बाद महंगाई के हिसाब से वो जो 10,000 रुपया उसको हर महीने आ रहा है विल नॉट बी सफिशिएंट Of course. साइमल्टेनियसली। उनके जो 20 लाख रुपए है वो 20 के 20 ही रहेंगे। For sure. Right? Now, this is the very big issue of the older set of investors या जो रिटायर हो चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड, एक और प्रॉब्लम है उनका कि 6%, अगर 6% रहे तो ठीक है, अगर ब्याज दर भी अगर साइमल्टेनियसली नीचे जा रहा है तो और भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो दिस इज वेयर म्यूचुअल फंड हैज अ फैंटास्टिक थिंग टू ऑफर, जिसको SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है। हाँ, जैसे SIP होता है ना, आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में जाता है, SWP में वही यूनिट्स में से बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। ग्रेट, राइट? अगर मान लो आपके पास, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, कि अगर 40 लाख रुपया किसी के पास है तो आई वुड रेकमेंड आधा % के हिसाब से मैक्सिमम वो विड्रॉ करे तो सेफ रहेंगे, तो कैपिटल पे आंच ना नहीं आएगी। वैसे हमारे पास जो भी हमारा एनालिसिस आधा % मंथली 6% एंड 2,40,000 रुपए आप महीने के महीने का 20,000 रुपया, तो 40 लाख रुपए अगर कोई निवेश करते हैं, राइट? और ये पैसा जो है वो ज्यादातर हाइब्रिड फंड्स में जाता है, जिसमें 9-9.5% के इर्द गिर्द रिटर्न आते हैं। अभी मैंने विड्रॉल आपको कितना बताया, आधे % के हिसाब से 6%. सालाना 6%, राइट? बाकी जो बचे 3% वो आपके कैपिटल में ग्रोथ देता है, राइट? अगेन आई विल टेल यू, बिकॉज हाइब्रिड फंड्स में थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट होता है, तो जो जैसे मैं आपको 3% बताता हूं वैसे सिंपली ऐसे नहीं कहता है, बट वो छोटी वोलेटिलिटी के साथ बढ़ता रहता है, राइट? अगर 9 से 9.5% का हिसाब ले रहे, राइट, इफ योर फादर हु इज 67 ईयर्स ओल्ड, अगर उनके पास 40 लाख रुपीस है और वो निवेश करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, जहां हर महीने 20,000 रुपए विड्रॉ करते हैं, तो भावेश भाई 20,000 विड्रॉ करने से 20 साल के बाद सालाना कितना हो गया? 20,000 यानी कि 2,40,000. 10 साल में 24 लाख और 20 साल में 38 लाख. 48 lakhs, राइट? सो 48 lakhs विड्रॉ करने के बाद 40 लाख रुपया निवेश किया, 48 लाख रुपीस विड्रॉ किया, उसके बाद भी बिकॉज ऑफ द 3% एक्स्ट्रा स्लोली जो बढ़ता है, उसकी कंपाउंडिंग के साथ आज की तारीख में शायद पापा के पास, अगर इफ दैट हैड बीन फॉलोड 20 years बैक या आने वाले 20 साल में, यू विल बी सरप्राइज्ड, बट उनके पास तकरीबन 1,20,00,000 रुपया फिर भी रहते, After withdrawing 48. even after withdrawing 48 lakhs. That's the power of trying to invest it, that trying to get that additional 3% or 4%. And can you better can he increase the 20,000 as well? हाँ, सो ये भी एक तरीका है। जैसे आप आज 20,000 से विड्रॉल शुरू करते हो, क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसी स्टेज है जहां पे आमदनी जीरो है और खर्चे स्लोली महंगाई के हिसाब से बढ़ते रहेंगे, तो हर 5 साल के बाद आप 20 को थोड़ा रिबैलेंस करके शायद वो 22, 23, 24,000 तक भी आप विड्रॉ कर सकते हो। सो स्लोली एंड स्लोली एवरी 5 years यू रीबैलेंस योर विड्रॉल्स ऑल्सो, ये भी एक ऑप्शन है। बट अगर नहीं करेंगे ना, तो भी वो शायद 1 करोड़ के ऊपर उसकी वेल्थ फिर भी रहेगी, जो शायद वो नेक्स्ट जनरेशन या जो भी चैरिटी या व्हाटएवर हिज थॉट प्रोसेस आर, ही कैन डू इट। सो द ब्यूटी अबाउट म्यूचुअल फंड इज के आपके अर्निंग एज ग्रुप, आपकी अर्निंग एज में आपको काम करता है, आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसा जोड़ देता है, राइट? आपको एक छोटे छोटे अमाउंट से आप अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, खुद के घर, खुद का रिटायरमेंट, सब चीजें फंड कर सकते हो। और जो रिटायरमेंट के लिए जो किटी आपने इकट्ठा की है, वही किटी आप फिर हाइब्रिड फंड में over a period of time with 0.5% withdrawal, which will keep your capital safe, right, or capital intact, right, until and unless some major instance happen, but otherwise simple, right? तो आपको आपके लाइफ स्पैन तक वो पैसा रहेगा, और आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एक अच्छी खासी आप वेल्थ उनके इनहेरिटेंस के लिए छोड़ के जा सकते हो। When you say inheritance के लिए छोड़ के जा सकते हैं, right? मेरी बात करें या किसी की भी बात करें, right? What happens to those units जब वो इन्वेस्टर नहीं रहते हैं, तो how is it the वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। आई टेल यू, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, वो ट्रांसफरेबिलिटी भी है, राइट? तो जैसे आप अगर क्योंकि आपके पास सारथी रहेगा, सारथी आपको सही मायने में पेपर वर्क करके, पहले से ही आपका पेपर वर्क सही होगा। सॉरी, आई कम टू दैट, मैं आता हूँ, उसी पे आता हूँ। आपके पहले से ही नॉमिनेशन रहेंगे, राइट?
और अभी एनजे वेल्थ के प्लेटफॉर्म पे अगर आपका जो डीमैट अकाउंट है, जिसको हम ईएमएफ या ई वेल्थ अकाउंट कहते हैं, अगर आपका पैसा, आपका सारा का सारा यूनिट डीमटेरियलाइज्ड है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, एंड मोस्ट ऑफ आर इन्वेस्टर्स आर इनटू दैट फॉर्मेट, आपको भी मालूम है, अगर उसमें है और उसमें नॉमिनेशन वगैरह सब सही है, भवेश भाई, यू विल बी सरप्राइज के जहां पे प्रॉपर्टीज में सालों लग जाते हैं ट्रांसफर करने के लिए, लीगल हैसल्स में फंस जाती है, यहाँ पे 3 से 4 सिग्नेचर और 3 से 4 वर्किंग डे में पूरा का पूरा अमाउंट नॉमिनी को मिल जाता है. That's it. It is as simple as that. और so the one point which I did not cover in my earlier points कि म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है, उसमें ये पॉइंट जरूर से मैंने बाकी रखा था, छोड़ दिया था, क्योंकि आप, मुझे मालूम है आप स्मार्ट और मेरे को शातिर और मेरे को ये सवाल पूछोगे, तो इसलिए ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया था. एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ट्रांसफरेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ इट. सो इट इज सो इजी टू ट्रांसफर in case death of the unit holder, and that is also one of the very big advantages of investing into mutual funds. वेरी बिग रेटेड, क्योंकि Very big. आगे जाके ये पैसा बहुत बड़ा होने वाला है और उसको कैसे आप इनहेरिट करो, Absolutely. दैट पार्ट इज आल्सो वेरी क्रूशियल जी. टू अंडरस्टैंड. तो सर बहुत अच्छी बातें हुई एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनसाइट. आपका 30 साल का तजुर्बा जो है आपने पिछले 40 मिनट में अच्छे से बताया. काफ़ी कंफ्यूजन्स थी जो दूर करी आपने. एनी फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स जो आपने 30 साल में बदले नहीं है और जिसको हम गुरु मंत्र मान के चल सके, मतलब आगे हमारे व्यूअर्स के लिए. थैंक यू भावेश जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपकी बात सही है, विच हैज नॉट चेंज इन लास्ट 30 इयर्स, राइट. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साथी की जरूरत रहेगी, राइट. दिन प्रतिदिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, राइट. सोच अपनी चेंज होती जाएगी, सोच में वोलेटिलिटी आएगी, मार्केट की वोलेटिलिटी और सोच की वोलेटिलिटी दोनों अगर जुड़ गई तो आपके वेल्थ की डिस्ट्रक्शन सही 100% रहने वाली है. वो सब ना हो, इसलिए एक अच्छा सारथी रहना या एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है. दूसरी चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई कि विच इज नॉट चेंज एंड विच विल नॉट इवन चेंज, राइट. एंड दैट इज स्टार्ट अर्ली. जितना जल्दी शुरू करो उतना फायदे में रहोगे, उतनी कंपाउंडिंग ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. दूसरी चीज डिसिप्लिन, यानी स्टे continuous investing, keep investing, right. So discipline investing is a must. Start early, right. Continuous investing, save regularly, and third and the most important thing is be in the right asset class, right. So वही asset class में निवेश कीजिए जहां पे आपको इन्फ्लेशन और टैक्स देने के बाद उसके ऊपर आपको 2-3-4% मिल सके, उसको सही एसेट क्लास कहते हैं. और आज के टाइम में, आज की हमारी डिस्कशन और आज के भारतवर्ष में, इक्विटी इज वन ऑफ द ग्रेट एसेट क्लास, राइट. स्टार्ट अर्ली, save regularly, and save in the right asset class. Thank you. I think that 3S, start early, save regularly, save in the right asset class. These 3 are final concluding remarks from Mr. Prashant sir. Thank you very much sir for your insight, and thank you very much all the viewers for sparing your valuable time. I hope you have a very fine insight and life learning sessions from this 50 minutes or so maybe. I'm sure you will definitely use these punchlines and these learnings in your investing journey. आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल हो और आप बहुत सफल निवेशक बने, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई पहले से और हार्दिक शुभकामनाएं. एंड विद दिस आई थिंक इट्स टाइम टू कंक्लूड, राइट. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. जय हिंद.